हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? वेलकम टू द सेशन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं आशिमा शुक्ला और ये है सफलता क्लासेस का यूट्यूब चैनल। तो जल्दी से सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए सेशन को एंड क्विकली शेयर द सेशन ऑल ऑफ यू। एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए, ऑडियो वीडियो सब सही है, आपको सब दिखाई दे रहा है। ये जो जब तक आप लोगों को ओरिएंटेशन देते हैं तो ये जो सेशन है ये सफलता क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है साथ रहेंगे सक्सेस तक। ये सेशन है प्राइम टाइम विद सफलता, जिसके अंदर हम लोग डाइवर्स टॉपिक्स पे बात करते हैं। ये सेशन का टाइमिंग है रोज रात 9 बजे, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। और सेशन जो है वो दो भाग में बटा हुआ रहेगा। पहला भाग जो है वो जीके या स्टैटिक जीके वाला सेक्शन कवर होगा, वेराज दूसरे भाग के अंदर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा सेशन जो है एमसीक्यू बेस रहेगा, तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सेशन में इन्वॉल्व होने की, आंसर करने की। तभी आप लोगों को एक आदत होगी और आपकी प्रैक्टिस होगी, यानी सेशन का जो फ़ायदा है वो इसी में मिलेगा। अब आप लोगों को पता है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल की डेट आ गई है, आरआरबी की डेट आ गई है, तो आई बिलीव आप सब लोगों की तैयारी अब रिवीजन सेशन पे है। तो और इस बार जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर जनरल अवेयरनेस जीके सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स और जीके का कंप्राइज करता है जनरल अवेयरनेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपका एक स्कोर मेकिंग, स्कोर ब्रेकिंग सेशन रहेगा, पोर्शन रहेगा। तो उसके लिए तैयारी अच्छे से रखिए। अब शुरू करते हैं हमारे डिस्कशन पे। और सबसे पहले हम लोग आएंगे हमारे जनरल नॉलेज सेक्शन पे। जनरल नॉलेज में आज का हमारा टॉपिक है इंडियन डिफेंस फोर्सेस। तो डिफेंस फोर्सेस से संबंधित हम लोग सवाल पहले करेंगे, और उसमें सबसे पहला सवाल आज का वो है, कौन सा भारतीय नौसेना जहाज स्लाइनेक्स 2022 में देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ना स्लाइनेक्स एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों को पता होगा। स्लाइनेक्स एक्सरसाइज इज बीइंग कंडक्टेड। ये हमने करंट अफेयर सेक्शन में आई थिंक कुछ टाइम पहले किया भी है। तो जल्दी से पहले बताइए कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज जो अभी 2022 का है, उसके अंदर भारतीय नौसेना की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किस देश के साथ कंडक्ट की जाती है और ये कहाँ पर कंडक्ट हो रही है, यानी वेन्यू भी पता होना चाहिए और कंट्री भी पता होना चाहिए कि किस देश के साथ कंडक्ट हो रहा है। ठीक, तो जल्दी से सभी लोग पहले आंसर कीजिए। क्विकली ऑल ऑफ यू शेयर योर आंसर। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए कि स्लाइनेक्स एक्सरसाइज किसके साथ होती है, कहां पर हो रही है और भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो पहले इसकी फुल फॉर्म बताते हैं। स्लाइनेक्स की फुल फॉर्म है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। तो ये नेवी एक्सरसाइज है, आप लोगों को पता लग गया। एसएल मतलब श्रीलंका, आई मतलब इंडिया, श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। ये हो कहाँ पर रही है? ये दो फेज में होती है, हार्बर फेज और सी फेज। और ये विशाखापट्टनम या विजाग पे हार्बर फेज हो रहा है, और सी फेज जो है इसका वो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में हो रही है। तो वेन्यू जो है वो हम लोग विशाखापट्टनम ऐड करते हैं इसमें। ठीक, नेक्स्ट थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज द मेन क्वेश्चन, भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। तो भारत की तरफ से वी हैव आईएनएस किर्च। आईएनएस किर्च, इंडियन नेवल शिप किर्च जो है वो भाग लेने वाला है। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल आता है कि भारतीय नौसेना ने सक्सेसफुली एक टेस्ट फायर किया था एक्सटेंडेड रेंज लैंड अटैक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये किस स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर से लॉन्च किया गया था, दैट इज द क्वेश्चन। ये भी अभी करंट में ही न्यूज इवेंट रहा है, ये अभी स्टैटिक एग्जैक्टली स्टैटिक नहीं है, ये करंट अफेयर्स का ही पार्ट रहा है। तो क्विकली आंसर कि भारतीय नौसेना की तरफ से जो हाल ही में ब्रह्मोस की टेस्टिंग की गई है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर, वो कहां से की गई है, कौन से नेवल शिप से की गई है। ऑल राइट, वी हैव अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर। जल्दी से बाकी सबके आंसर। ऑल राइट, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि ये कहाँ से की गई है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए आईएनएस चेन्नई। नेवल शिप चेन्नई से की गई है इसकी टेस्ट फायरिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आता है, 2022 में सीआईएसएफ ने राइजिंग डे सेलिब्रेशन किए थे, ये कौन सा सेलिब्रेशन था, यानी कौन सा नंबर का सेलिब्रेशन था, कितने वर्ष कंप्लीट होने पे राइजिंग डे ऑब्जर्व किया गया था सीआईएसएफ के दौरान। सीआईएसएफ क्या है? दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ है। और इस बार 53rd ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑब्जर्व किया गया था बाय देम। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर है, उधर सर्वेलेंस बढ़ा दिया है। वो सर्वेलेंस जो इंक्रीज किया गया है उसका नाम क्या है? Which of these is the name of the border security force increased surveillance along the Pakistan border? पाकिस्तान बॉर्डर पे जो सर्वेलेंस इंक्रीज किया गया है वो उसका नाम क्या है? दैट इज द क्वेश्चन। तो ये जो सर्वेलेंस इंक्रीज किया गया है इसका नाम रखा गया है सर्द हवा। सर्द हवा नाम से ये इंक्रीज किया गया था बीएसएफ का सर्वेलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, धर्मा गार्जियन 2022 एक्सरसाइज जो है ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, किस देश के साथ होती है? अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? नाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये किस देश के साथ है और ये कहाँ पर कंडक्ट की गई है। तीनों क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। पहली चीज, ये किस देश के साथ है? दैट इज गोइंग टू बी जापान, जापान के साथ कंडक्ट हुई। दूसरी चीज, ये कहाँ पर कंडक्ट की गई? तो जिन लोगों ने यहाँ पर कहाँ पर बोला है बेलगावी कर्नाटका, वो बिल्कुल सही है। तो कर्नाटका के अंदर हुई है, कर्नाटका में भी अगर ऑप्शन आता है बेलगावी तो बेलगावी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, तो भारत और जापान की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। नेक्स्ट, वायु शक्ति 2022 इंडियन एयर फोर्स ने कहां पर कंडक्ट करने का डिसीजन लिया है? तो वायु शक्ति 2022 आयोजित हो रहा है। सवाल ये है कि ये कहां पर है ना। ये एक्सरसाइज जो है ये 3 साल में एक बार कंडक्ट होती है, राइट। अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी कराया है, 3 साल में एक बार कंडक्ट होती है। इसमें चीफ गेस्ट जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे थे। ये कहां पर कंडक्ट हो रही है? दैट इज गोइंग टू बी इन पोखरन रेंज इन जैसलमेर। तो जैसलमेर में भी अगर पोखरन ऑप्शन में दिखता है दैट इज गोइंग टू बी द परफेक्टली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, सीआईआई टेक्नोलॉजी समिट जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा कंडक्ट किया गया, वो कौन सा एडिशन कंडक्ट किया गया था? तो सीआईआई टेक्नोलॉजी समिट जो है इंडियन इंडस्ट्री का, ये इस बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के 28वां एडिशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, भारतीय नौसेना का एक बहुपक्षीय मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है मिलन 2022, ये किस शहर में किया जा रहा है? इन विच सिटी इज मिलन 2022 बीइंग कंडक्टेड? तो मिलन जो है ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है, कहां पर कंडक्ट किया जा रहा है? यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि किसके द्वारा कंडक्ट होता है, तो नौसेना के द्वारा एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है, राइट। और ये भी 2 फेज में होती है, दैट बीइंग कि ये सी फेज में भी होती है, फिर हार्बर फेज में कंडक्ट होती है, और ये भी रिसेंटली हुई है फेब एंड और मार्च स्टार्टिंग में, राइट। अब इसे कहां पर कंडक्ट किया गया? सबसे पहले दैट इज अगेन विजाग या विशाखापट्टनम में इसे कंडक्ट किया गया था, ठीक। और इसके अंदर देयर वाज अबाउट 26 शिप के आसपास थे जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। 26 शिप थे, 21 एयरक्राफ्ट थे, और ये 2 फेज के अंदर कंडक्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय नौसेना ने बोइंग से अपना अंतिम पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I प्राप्त किया था। भारतीय नौसेना के पास अब कितने पनडुब्बी रोधी
युद्धक विमान P-8I हैं। तो P-8I अभी हाल ही में आए हैं। तो अब टोटल कितने हो गए हैं भारत के पास? ना ये जो P-8I बोइंग का एग्रीमेंट है, ये 2 बार में कंडक्ट हुआ है। एक बार 2008 के आसपास हुआ था, फिर 2016 में एग्रीमेंट हुआ था। तो 16 वाला भी कंप्लीट हो रहा है। एंड अब भारत के पास टोटल 12 P-8I है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे P-8I 12 आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। फर्स्ट मिसाइल बोट ऑफ इंडिया, भारत का पहला मिसाइल बोट कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये हमारा डिफेंस में स्टैटिक सेक्शन आ गया है। थोड़ा सा करंट तो हमने अभी देख लिया, रीसेंट डेवलपमेंट जो भी अभी हुए हैं। अब आते हैं हमारा थोड़ा सा स्टैटिक जीके में, और वो है पहला सवाल है फर्स्ट मिसाइल बोट ऑफ इंडिया। तो पहला मिसाइल बोट कौन सा था? दैट वाज INS विनाश। यहाँ पे जिन लोगों ने ऑप्शन ए आंसर किया है, बिल्कुल सही आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है फर्स्ट फ्रिगेट नेवल शिप इन इंडिया, भारत में पहला फ्रिगेट नौसैनिक जहाज कौन सा है? फर्स्ट फ्रिगेट नेवल शिप इन इंडिया। नाउ भारत में सबसे पहला फ्रिगेट जो था, दैट वाज INS खुकरी। INS खुकरी या नेवल शिप खुकरी ये ब्रिटिश टाइप 14 फ्रिगेट था, जिसे 1956 के अंदर नवंबर के महीने में लॉन्च किया गया था नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है फर्स्ट टैंकर नेवल शिप इन इंडिया, भारत में पहला टैंकर नौसैनिक जहाज कौन सा था? फर्स्ट टैंकर नेवल शिप इन इंडिया। कोशिश कीजिए एटलीस्ट गेस करें, सब लोग पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में। फर्स्ट टैंकर नेवल शिप इन इंडिया, एंड इसका सही आंसर क्या होगा? दैट इज INS शक्ति। नेवल शिप शक्ति जो है, ये पहला टैंकर नेवल शिप था, और ये बनाया गया था इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी, जो ट्रस्टी में एक इटालियन शिप बिल्डिंग कंपनी है, उनके द्वारा ये टैंकर नेवल शिप बनाया गया था, भारत का पहला। फर्स्ट फ्रिगेट विद मॉडर्न गाइडेड मिसाइल कौन सा था? भारत में आधुनिक निर्देशित मिसाइलों वाला पहला युद्धपोत कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट फ्रिगेट विद अ मॉडर्न गाइडेड मिसाइल इन इंडिया। ना भारत में पहला फ्रिगेट तो हमने देख लिया, दैट वाज जो हमने सेकंड अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फर्स्ट फ्रिगेट नेवल शिप, वो था खुकरी। लेकिन पहला जिसमें गाइडेड मिसाइल भी हो, वो था गोदावरी। INS गोदावरी में गाइडेड मिसाइल भी थी। ठीक, ये कब आया था? 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में इन द मैज़ेगॉन डॉक शिपयार्ड, जो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, यहाँ पे तो आप लोगों को कोई डाउट ही नहीं होगा। पहला कौन सा था? दैट वाज अप्सरा। बिल्कुल सही, जिन लोगों ने यहाँ पे अप्सरा ऑप्ट किया है, अप्सरा को बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर या बार्क के द्वारा डिजाइन किया गया था, और ये 1956 में इट फर्स्ट वेंट क्रिटिकल। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। Now again this is not going to be a very tough question for you, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन सा पहला भारतीय सैटेलाइट था। और यहाँ पर एज यू पीपल मोस्ट हैव आंसर्ड, आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, जिसे सोवियत यूनियन से लॉन्च किया गया था इन 1975, 1975 में इसे लॉन्च किया गया था फ्रॉम सोवियत यूनियन। और इसे किसने बनाया था? डेफिनेटली इसरो के द्वारा इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV इन इंडिया, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा? जैसे अभी हमने सैटेलाइट तो बना लिया था, इसे लॉन्च जब किया गया था तो वो हमने सोवियत यूनियन से किया था। फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा बनाया गया था भारत का? दैट वाज SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3, जो 1980 में 1980 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट अर्थ कम
कम्युनिकेशन इंडियन सैटेलाइट, पहला पृथ्वी सह संचार भारतीय उपग्रह कौन सा था? फर्स्ट अर्थ कम कम्युनिकेशन इंडियन सैटेलाइट। तो भारत का पहला सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया गया वो था इनसैट 1A, इंडियन सैटेलाइट 1A, जो 1982 के अंदर लॉन्च किया गया था। फोर्ड एरोस्पेस ने इसे बनाया था और इसरो के द्वारा इसे ऑपरेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन पोखरण, निम्नलिखित में से कौन पोखरण में पहला परमाणु विस्फोट से संबंधित है? Who among the following is associated with the first nuclear explosion in पोखरण? पोखरण का भी आपने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन और देखा था, वो किसका था? इंडियन एयरफोर्स की जो भी एक्सरसाइज हो रही है उससे संबंधित था, क्योंकि वो भी वहीं पर हो रही है। अब आते हैं फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ये इससे कौन संबंधित है? राजा रम्मन जी एसोसिएटेड है। ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं जो इसको डायरेक्ट करे थे, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था इसके अर्ली स्टेजेस के दौरान कौन उसमें इन्वॉल्व था? राजा रम्मन जी एसोसिएटेड थे। पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट, इनमें से कौन एक अंतरिक्ष अनुसंधान वैज्ञानिक थे? Who among the following was a space research scientist? इन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी बोला जाता है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के जनक के तौर पे ये जाने जाते हैं। और ये कौन है? दैट इज गोइंग टू बी विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमीशन्ड रैंक, आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड रैंक से संबंधित कौन नहीं है? इनमें से कौन सेना सेवा में कमीशन्ड रैंक से संबंधित नहीं है? क्विकली आंसर। कमीशन्ड रैंक में कौन? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कमीशन्ड रैंक? एंड दैट इज गोइंग टू बी अ कमांडर। कमांडर जो है ये कमीशन्ड रैंक नहीं है, ये फर्स्ट सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक यूएस नेवी में है। और ये यूएस नेवी की जो रैंक है ये भारत में लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ, मतलब इक्विवेलेंट टू लेफ्टिनेंट कर्नल बाकी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS कब बनाया गया था? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ वाज क्रिएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? किस वर्ष में इसको बनाया गया था? ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ जो है ये कारगिल कमिटी रिपोर्ट के तहत बनाया गया था। कारगिल कमेटी रिपोर्ट के तहत इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 2001 में बनाया गया था बाय द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। और फिर बाद में इसे इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड का नाम दिया गया। फिर बाद में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हो गया है और अभी करंटली जो है ये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे रन कर रहा है, जिसके हेड वर्तमान में आर्मी चीफ के जो चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ है यानी मनोज मुकुंद नरवाने जी, वो लीड कर रहे हैं अभी करंटली। ठीक, तो करंटली किस नाम से है? इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ करंटली चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नाम से है, जिसको लीड कौन कर रहा है? द चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, दैट इज मनोज मुकुंद नरवाने जी। पृथ्वी 2 की टेस्ट फायरिंग कब हुई थी? पृथ्वी द्वितीय का परीक्षण कब किया गया था? पृथ्वी 2 या पृथ्वी द सेकंड की टेस्ट फायरिंग कब की गई थी? नाउ ये पृथ्वी सेकंड जिसकी स्ट्राइक रेंज 350 किलोमीटर है, इसकी टेस्टिंग हुई थी चांदीपुर में इन 2012 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर 4, 2012 में इसकी टेस्टिंग की गई थी चांदीपुर में। When did India test बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड? बैलिस्टिक मिसाइल ढाल का परीक्षण कब किया गया था भारत के द्वारा?
In when did India test ballistic missile shield? Now ballistic missile shield जो है ये ओडिशा, ये भी टेस्टिंग ओडिशा में ही हुई थी और ये कब हुई थी? 23 नवंबर 2012 में इसकी टेस्टिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अग्नि फर्स्ट के लॉन्च कब हुआ था? अग्नि पहला वाला जो है फर्स्ट, वो कब लॉन्च किया गया था? ये था 13 जुलाई 2012 को लॉन्च किया गया था स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC के द्वारा ओडिशा कोस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सरफेस टू एयर मिसाइल यूनिट का फाउंडेशन स्टोन कब ले किया गया? सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल इकाई का आधारशिला कब रखी गई थी? When was the foundation stone for surface to air missile unit laid? तो ये जो यूनिट है ये बनाई गई थी 18 मार्च 2012 में और ये आंध्र प्रदेश में इसका फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था। भारत और चीन ने नया जॉइंट मैकेनिज्म बनाने का तय किया था बॉर्डर में जो भी ये भड़कने वाले जो इश्यूज होते हैं उनको रोकने के लिए एक नया जॉइंट मैकेनिज्म प्रपोज किया गया था। द क्वेश्चन इज कब अग्रीमेंट हुआ था? तो ये अग्रीमेंट हुआ था 2011 में 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 2011 में ये जॉइंट एग्रीमेंट किया गया था। उसमें क्या था कि मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे कंडक्ट किया जा सके उसके लिए मेजर्स इंडिकेट किए गए थे। नेक्स्ट इज बीइंग की होवरक्राफ्ट H187 ऑथराइज कब किया गया था? तो ये ऑथराइज किया गया था 11 जून 2012 के अंदर। शूरवीर एक्सरसाइज, व्हेन डिड शूरवीर एक्सरसाइज कम टू क्लोज? कब बंद कर दी गई थी? नाउ ये जो एक्सरसाइज है ये 2012 में 5 मई 2012 में इसे शट डाउन किया गया था। ये थार डेजर्ट में कंडक्ट की गई थी एंड देन इट वाज शट डाउन। अग्नि 5 की टेस्ट लॉन्चिंग कब हुई थी? नाउ अग्नि 5 की टेस्ट लॉन्चिंग हुई थी 19 अप्रैल 2012 के अंदर, ठीक। और ये किसने बनाया था? DRDO के द्वारा इसे बनाया गया था और ओडिशा के अंदर इसका लॉन्च किया गया था, ठीक। तो यहाँ पर तो रहे हमारे इम्पोर्टेंट जो हमारे स्टैटिक जीके के सेक्शन था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट पे, राइट। तो करंट में क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हम सभी लोग सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ऑल ऑफ यू, जितने बच्चे लाइव हैं, और शेयर जरूर कर दें सेशन को। अब शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में पहला सवाल जो है वो है फ्रीडम हाउस के द्वारा जारी विश्व 2022 रिपोर्ट में भारत की स्वतंत्रता को किस श्रेणी में रखा गया है और भारत का स्कोर कितना रहा है? तो दो सवाल है। ये रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई थी विच वॉज रिलेटेड टू फ्रीडम रिपोर्ट था। इसके अंदर या इसके तहत भारत का क्या रैंक रहा है और स्कोर कितना रहा है? नाउ पहली चीज, भारत किस कैटेगरी में डाला गया? दैट वाज इन पार्टली फ्री, कंप्लीटली फ्री नहीं, एक पोर्शन फ्री है, पूरा तरीके से फ्री के कैटेगरी में नहीं आया है। भारत का स्कोर 66 रहा 100 में से। 100 में से 70 से ऊपर अगर होता है तो वो देश कंप्लीटली फ्री होता है। 2020 तक फ्री था, पिछले साल 67 स्कोर था तो पार्टली फ्री, इस बार 66 हो गया पार्टली फ्री, ठीक। ये रिपोर्ट 1973 से जारी की जा रही है, हर साल जारी की जाती है और इस बार 85 ये 85 देश ऐसे हैं, 85 कंट्रीज ऐसे हैं जो फ्री घोषित किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट। सेबी ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मैकेनिज्म के जरिए
फंड ब्लॉक करने की सुविधा के साथ डेटा सिक्योरिटीज के पब्लिक इशू में अप्लाई करने वाला रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दी है। अब ये नई लिमिट कितनी है? सेबी ने हाल ही में लिमिट बढ़ा दी है, तो सवाल ये है कि क्या नई लिमिट है? व्हाट इज द न्यू लिमिट? नाउ यूपीआई के द्वारा जो डेट सिक्योरिटीज इशू होते हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लिमिट 5 लाख, जिन्होंने ऑप्ट किया है बिल्कुल सही, 5 लाख की लिमिट कर दी है। पहले ये लिमिट कितनी थी? 2 लाख थी, 2 लाख से बढ़ा करके इसे कर दी है वो 5 लाख। ठीक, इससे पहले एनपीसीआई ने प्रति ट्रांजैक्शन यूपीआई की लिमिट इंक्रीज करी थी। तो इससे पहले एनपीसीआई ने यूपीआई की जो यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट है इसको इंक्रीज किया था, 2 लाख से इंक्रीज करके 5 लाख कर दिया था। ठीक, फॉर द एप्लीकेशन यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक अमाउंट इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के लिए। ठीक, और अब डेट सिक्योरिटीज के लिए WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इनमें से किस भारतीय शहर में स्थापित किया जाने वाला है? तो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये भारत में स्थापित होगा। कहाँ पर? नाउ यू कैन सी भारत के अंदर काफ़ी अच्छे पोजीशंस मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे स्कोर बन रहा है। और ये कहाँ पर होगा? दैट इज गोइंग टू बी इन गुजरात। गुजरात में कहाँ पर? जामनगर। तो जामनगर, अगर स्टेट पूछेंगे तो गुजरात, जगह पूछेंगे तो जामनगर में इसे किया जा रहा है। कौन करेगा? ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए भारत में कौन मंत्रालय है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो वही रिस्पॉन्सिबल है इसको सेटअप करने के लिए। ठीक, ये पहला और एकमात्र सेंटर है WHO का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे बेस्ड है। तो WHO ने इससे पहले कभी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन पे सेंटर स्थापित नहीं किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में राष्ट्रीय भूमिका मुद्रीकरण निगम NLMC नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो NLMC के लिए या नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो कंपनी स्थापित होने वाली है उसका किस मंत्रालय के तहत ज्यूरिस्डिक्शन रहने वाला है, यानी कौन सा मंत्रालय है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? तो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्तीय मंत्रालय डेफिनेटली इज गोइंग टू बी द रिस्पॉन्सिबल वन। इसके लिए कैपिटल कितना अप्रूव किया गया है? कितना पैसा अप्रूव किया गया है? 5,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं इसको सेटअप करने के लिए। और ये तो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। पेड अप कैपिटल कितना है? 150 करोड़। तो पेड अप जो है वो 150 करोड़ रुपए है और शेयर कैपिटल है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, वो 5,000 करोड़ रुपए है और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत वर्क होगा। नेक्स्ट, अगला सवाल है, किस बैंक ने वॉइस से यूपीआई भुगतान सेवा के लिए सॉफ्टवेयर कंपनी टोनटैग के साथ भागीदारी करी है? तो हाल ही में टोनटैग के साथ भागीदारी किसने करी है फॉर वॉइस से यूपीआई पेमेंट सर्विस? नाउ ये पार्टनरशिप इनकी हुई है NSDL पेमेंट्स बैंक के साथ, NSDL पेमेंट्स बैंक और साथ में NPCI, इन दोनों ने वॉइस से यूपीआई पेमेंट्स तो तीनों ने सेटअप किया है। NPCI, NSDL पेमेंट्स और टोनटैग तीनों ने मिलके वॉइस से यूपीआई पेमेंट्स शुरू किया है। टोनटैग जो है ये बेंगलुरु कर्नाटका में बेस्ड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी ये एक मिस्ड कॉल एडवाइस महिलाओं की आबादी के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए मिस्ड कॉल सलाहकार सेवा है। यह अभियान किस फंड हाउस
हाउस ने शुरू किया है? विच फंड हाउस हैज लॉन्च दिस कैंपेन #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी? तो #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी ये एक मिस्ड कॉल एडवाइजरी सर्विस है जो HDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा शुरू की गई है फाइनेंशियल या वित्तीय एम्पावरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक। जर्मनी के मौजूदा डॉक्टर मार्क्स प्लियर की जगह लेने के लिए किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो FATF के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है? नाउ FATF में जब अपॉइंटमेंट होता है जो भी प्रेसिडेंट का है वो कितने टर्म के लिए होता है? ये याद रखना है, 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है और मार्कस प्लेयर को रिप्लेस करने वाले हैं टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार जी इज गोइंग टू टेक ओवर एंड ये वर्तमान में FATF का जो सिंगापुर डेलीगेशन है उसके हेड हैं और अब वो हेड करेंगे कंप्लीट FATF को। पहली बार है कि सिंगापुर प्रेसिडेंसी ले रहा है FATF में। आज तक प्रेसिडेंसी सिंगापुर के पास नहीं गई है सिंस 1992 में सिंगापुर ने मेंबरशिप ली थी FATF की। उसके बाद से पहली बार है जब ये प्रेसिडेंटशिप या चेयरशिप ले रहा है FATF की। और FATF के बारे में आपको ये तो पता ही होगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डाल दिया है और UAE को भी ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया है। SL नारायण एक भारतीय खिलाड़ी हैं। ये किस खेल से संबंधित हैं? SL नारायण जी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम? किस खेल से संबंधित हैं? ऑलराइट, नाउ SL नारायण जी जो हैं ये ग्रैंड मास्टर हैं एंड देयरफॉर चेस से संबंधित हैं और ये हाल ही में ग्रैंडी साशी कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन जो इटली में आयोजित किया गया था वो जीते हैं। Therefore he is in news. ग्रैंड मास्टर 2015 में बने थे, बिकमिंग द 41st ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? Who has been appointed as the new chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal TDSAT? TDSAT के नए चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। कितने टर्म के लिए? 4 years, 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है until unless नया जजमेंट आए। और दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं दैट इज जस्टिस DN पटेल जी, इनको नियुक्त किया गया है। धीरूभाई नारायणभाई पटेल हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको चुना गया है चेयरपर्सन बनने के लिए। ठीक, तो 12 मार्च को उनका टर्म पीरियड एंड होगा और उसके बाद ही विल टेक ओवर एज द TDSAT चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा ये किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? तो रिक्लाइनिंग स्टैचू झुकी हुई मूर्ति लेटी हुई मूर्ति भगवान बुद्ध की किस तीर्थ स्थल पर बनाई जा रही है? ये भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग स्टैचू है जो बोध गया में बनाई जा रही है। बोध गया कहाँ? बोध गया बिहार में बनाई जा रही है। ठीक, ये स्लीपिंग लेटे हुए पोस्चर में सोते हुए है। किससे बनेगी? फाइबर ग्लास से बनाई जाएगी। इट विल बी मेड यूजिंग फाइबर ग्लास। ये कितनी लंबी होगी? 100 फीट, 100 फीट लंबी होगी और 30 फीट 30 फीट ऊंची होगी, हाई होगी। ठीक, तो 100 फीट लंबी, 30 फीट ऊंची और बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है जो टॉप बुद्धिस्ट मंदिर है पश्चिम बंगाल में। ठीक, इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था? 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूर 2 ये हाल ही में किस देश के द्वारा प्रक्षेपित सैन्य उपग्रह है? मिलिट्री
सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय विच कंट्री, किस देश का मिलिट्री सैटेलाइट है नूर द सेकंड। नाउ नूर सैटेलाइट जो है ये ईरान की है। इससे पहले इन्होंने नूर जब लॉन्च की थी, वो पहला वर्जन जो था वो 2020 में लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और अब दूसरा वर्जन इसका लॉन्च किया गया है। रूस किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक स्वीकृत देश बन गया है, मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ मोस्ट सैंक्शनड कंट्री इन द वर्ल्ड के तौर पे रूस ने किसको ओवरटेक किया है, ईरान को ओवरटेक किया है। ईरान के अगेंस्ट सैंक्शन कितने हैं, 3616 सैंक्शन है। वहीं रूस के अगेंस्ट कितने हैं, करंटली उनके अगेंस्ट कुछ 2780 के आसपास सैंक्शंस हो गए। तो टोटल ओवरऑल इनके जो सैंक्शंस हैं वो 5530 हो गए हैं अब, यूएस और यूके के रीसेंट जो सैंक्शन, यूरोपियन नेशंस यूएस के जो सैंक्शन है उनको ऐड करते हुए, ठीक। और ये रिपोर्ट किसने दी थी, न्यूयॉर्क का एक वॉच लिस्ट है कास्टेलम एआई, कैस्टेलम एआई, उनके द्वारा, उनकी रिपोर्ट के द्वारा ये हम लोग ओवरलुक कर पाए हैं कि इन्होंने ईरान को ओवरटेक कर लिया है। पहले ईरान के अगेंस्ट सबसे ज्यादा सैंक्शन थे, अब रशिया के अगेंस्ट हो गए हैं। यहाँ पर हमारा आज का सेशन वाइंड अप होता है। कल आप लोगों का है वीकेंड रिकैप, तो सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पूरे वीक का स्टैटिक करंट पढ़ के आना है। हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की, जिससे कि आपका एक रिविजन हो जाए पूरे हफ्ते का, क्योंकि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन सेट दैट यू आर स्टडिंग एवरी डे, राइट। तो एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। इसके अलावा जो लोग एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्रैश कोर्स सफलता की तरफ से शुरू किया गया है। ये 14 मार्च को शुरू होगा बैच, जो 1500 के अमाउंट में है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इसमें लाइव क्लासेस भी होंगी, टेस्ट्स भी होंगे, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स एंड ज्वाइनिंग ऐप पे कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के लिए भी क्रैश कोर्स आ रहा है, जो सिर्फ 500 रुपए का है। लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगी। ये बैच 22 मार्च से शुरू होगा। इसमें भी मॉक टेस्ट और जूम लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी। सीयू सेट, जो लोग ग्रेजुएशन में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 14 मार्च से एक नया बैच आ रहा है 2500 के अमाउंट में। नॉन साइंस वालों के लिए, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए 3500 में बैच शुरू हो रहा है। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का चैंपियन बैच है, जो 7 मार्च से शुरू किया जा रहा है 1400 के अमाउंट में। ये शुरू हो चुका है। लाइफ टाइम वैलिडिटी है इसमें भी, विद मॉक टेस्ट, जूम क्लास एंड पीडीएफ। यूपी पुलिस के लिए भी 7 मार्च से बैच शुरू हुआ है 1400 के अमाउंट में। लाइफ टाइम वैलिडिटी, फ्री मॉक टेस्ट, जूम लाइव क्लासेस। इसके अलावा जो लोग ग्राम समाज एवं विकास उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टॉपिक वाइज फ्री कंटेंट बुक के तौर पे, ई बुक के तौर पे आपको ऐप पर मिलेगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड करें। हिंदी भाषा और साहित्य के लिए भी एक फ्री ई बुक अवेलेबल है जो आपको ऐप पर अवेलेबल है, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस सेशन की पीडीएफ भी वहीं मिलेंगी और बाकी सभी यूट्यूब सेशंस की पीडीएफ भी वहीं है, राइट। तो मिलते हैं अब आप लोगों से कल वीकेंड रिकैप पे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे अहेड ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।